हेलो एवरीवन, इंडियन जुडिशियल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनियन और स्टेट रिलेशनशिप यानी संघ और राज्यों के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो इस टॉपिक का 5वां वीडियो है और इससे पूर्व के अगर वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन को कवर करेंगे। उसके साथ में आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। क्वेश्चन नंबर 71, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो देखिए, यहाँ पर फाइनेंस कमीशन और जो प्लानिंग कमीशन है उनको मर्जर करने का जो है सजेशन किसने दिया था उसके बारे में प्रश्न किया गया है। तो देखिए, पहला है डी बसु, दूसरा है भालचंद्र गोस्वामी, तीसरा है एम माथुर और चौथा है आशुतोष पांडे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है एम माथुर यानी एम माथुर के द्वारा जो है इनको विलय करने का, इनको मर्जर करने का जो है सजेशन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो देखिए, संघीय राज्य व्यवस्था कैसी व्यवस्था होती है जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं, उसमें जो शक्तियों का वितरण दोनों में किया जाता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है, राज्य व्यवस्था होती है, उसे संघीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध होता है संघीय राज्य व्यवस्था में। राज्यों के मध्य संबंध, तो राज्यों के मध्य भी संबंध होता है आपस में। समन्वय के लिए तंत्र, एक समन्वय के लिए तंत्र भी बनाया जाता है। विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र यानी न्यायपालिका भी वहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सही इस क्वेश्चन का, यानी 1, 2, 3, 4 सभी सही है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? तो देखते हैं यहाँ पे पहला दिया हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो बिल्कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी भी योजना आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। पी चिदम्बरम, देखिए ये वित्त मंत्री रह चुके परंतु ये योजना आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। बाकी मोंटेक सिंह आलूवालिया जो है ये भी जो है योजना आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पी चिदम्बरम जो है वो कभी भी योजना आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, नीति आयोग के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखते हैं इसका गठन, यानी जो इसमें अब देखिए नीति आयोग शुरू हो गया, नीति आयोग चल रहा है। देखिए नीति आयोग जो है इसकी स्थापना कब की थी, इसकी डेट याद रखिए, 1 जनवरी 2015, ये डेट याद रखिए। यानी 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन हुआ प्लानिंग कमीशन को समाप्त करने के बाद। तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो पदेन यानी जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वही यहाँ पर जो है इसका अध्यक्ष होगा। तो जो भी जिस समय जो भी अध्यक्ष रहता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाते हैं। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। तो बिल्कुल सही है, ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर इसमें जो है देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था एक सही नहीं है, तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यही आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें एक पदेन अध्यक्ष होता है, यानी ये भारत के प्रधानमंत्री यानी जो भी सरकार इसमें है तो वो नीति आयोग का अध्यक्ष रहेगा। जैसे ही सरकार गिरती है यानी प्रधानमंत्री हटते हैं पद से, वो सदस्य वो अध्यक्षता वहाँ पर नीति आयोग की नहीं कर पाएंगे। फिर जो भी नई सरकार बनेगी उसमें जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वही इसका अध्यक्ष बन जाएगा। तो यहाँ पर पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन सी है, इसका गठन जो है जनवरी 2015। तो बिल्कुल यहाँ पर 1 जनवरी 2015 को किया, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो बिल्कुल ये भी यहाँ पर सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो देखिए योजना आयोग का जो अंत है सभी को मालूम, वैसे तो इसका जो अंत है ये जो है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और इससे पूर्व जो है ये यहाँ पर योजना आयोग जो है इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो समाप्ति नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है ये की गई है 17 अगस्त को, 17 अगस्त 2014 को। यानी इन्होंने इनकी जब सरकार आई यहाँ पे, सरकार आते ही इन्होंने कुछ दिनों में ही योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसकी जगह पे एक नया संस्थान बनाया जिसका नाम रखा नीति आयोग। नीति आयोग, और देखिए योजना आयोग क्या करता था, ये पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने में भी मदद करता था, परंतु नीति आयोग जो है पंचवर्षीय जैसा योजनाओं का कोई भी इनका कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है, यानी ये एक्स ऑफिसियो यहाँ पर जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं, यानी प्रेसिडेंट रहते हैं। तो एक्स ऑफिसियो पदेन अध्यक्ष कौन होगा यहाँ पे? तो बिल्कुल यहाँ पर नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष है वो है प्रधानमंत्री। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77। तो यहाँ पे देखिए दिया है प्रश्न, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं वाई.वी. रेड्डी। तो वाई.वी. रेड्डी जो है वो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, इंदिरा राजारमन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो जाएंगे यहाँ पे, श्री रंगराजन ये भी नहीं है, विजय केलकर भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं यानी जो चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन इज वाई.वी. रेड्डी हियर। सो आंसर हियर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नीति आयोग की स्थापना की गई, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो नीति आयोग की जो स्थापना की गई वो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके की गई, संसद के द्वारा एक कानून बनाकर की गई, ऑप्शन सी है संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल जो नीति आयोग की स्थापना की गई है वो की गई है संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। तो आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन एक संविधानेतर संस्था है, यानी ऐसी संस्था जो संविधान में उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी संस्था है। तो पहला दिया हुआ है वित्त आयोग। तो बिल्कुल यहाँ पर वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन है वो अनुच्छेद 280 में दिया गया है, तो ये एक संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग, बिल्कुल यहाँ पर नीति आयोग जो है वो कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं है, ये संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा इसको गठित किया गया है। बाकी निर्वाचन आयोग यानी हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, तो बिल्कुल उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है, 324 में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। बाकी अंतर्राज्यीय परिषद है, यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय लिख दिया, गलत लिख दिया, ये अंतर्राज्यीय परिषद है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना है वो भी संविधान के आर्टिकल 263 में की गई है। तो आर्टिकल 263 जो वो है अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखते हैं यहाँ पे, तो पहला कथन दिया है यहाँ पर, ए है राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो बिल्कुल पहला कथन बिल्कुल सही है, जो राज्य वित्त आयोग हैं वो एक संवैधानिक निकाय हैं। कैसे हैं, किस आर्टिकल में दिया गया? तो बिल्कुल हम लोग जब देखेंगे आर्टिकल 243I, तो 243I जो है वो राज्य वित्त आयोग के बारे में बताता है, जिसमें कि वो अपनी रिकमेंडेशन पंचायतों की वित्तीय सहायता के लिए और उन सब के बारे में वहाँ पर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। बाकी ऑप्शन यहाँ पर कारण क्या दिया हुआ है, कारण दिया संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, यानी संघीय वित्त आयोग जो है वो पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्तुति कर सकता है। तो ठीक है, यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन ए है, यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और ऑप्शन यहाँ पर जो है ए और आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है, यानी आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी हो जाता है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, यहाँ पर ए सही है किंतु आर गलत है। तो बिल्कुल यही हमारा आंसर भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। जबकि ऑप्शन यहाँ पे जो कारण दिया गया है वो संघीय वित्त आयोग जो है पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संस्तुति नहीं कर सकता, यानी वो इस कार्य को कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। संविधान की सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो बिल्कुल इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, यानी जो संविधान का अनुच्छेद 248 है, 248 में रेसिडरी पावर ऑफ द लेजिस्लेशन दिया गया पार्लियामेंट की, यानी कि जो कि 7वीं अनुसूची में जो अनुसूचियां दी गई हैं उनमें जो विषय नहीं है उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो होगी वो संसद को दी गई है। तो संसद जो है उन पर कानून बना सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संसद, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। अनुच्छेद 249 खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्न में से किससे अधिक समय के लिए प्रवर्त नहीं रहेगा? तो देखते हैं यहाँ पे,
तो देखिए 249 में जो है संसद जो है वो जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। किस आधार पर बना सकती है, ये महत्वपूर्ण है। तो वो किस आधार पर बना सकती है, वो बना सकती है नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर। अगर उसे लगता है कि कोई बहुत ही नेसेसरी जो है ऐसा टॉपिक है जिस पे कानून बनना बहुत ज़रूरी है और वो एक्सपीडियंट है, बहुत ही अति आवश्यक है वहाँ पे, तो ऐसी कंडीशन में नेशनल इंटरेस्ट पर जो है के आधार पर वो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। उसके लिए राज्यसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी उसको, और ऐसा बहुमत जो है प्रेजेंट मेंबर होने चाहिए। यहाँ पे कुल सदस्यों की बात ना करके जो वोटिंग देने आए प्रेजेंट मेंबर है उनका 2/3 चाहिए, 2/3 यहाँ पर मेजोरिटी चाहिए ऐसे कानून बनाने के लिए, ठीक है। और इसका जो प्रवर्तन रहता है वो कितने दिन तक रहता है, यानी ये 1 वर्ष तक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 1 माह दिया हुआ है, 3 माह दिया है, 6 माह दिया, 1 वर्ष, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 वर्ष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो बिल्कुल पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 249। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 249 में जो राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर जो है अगर लगता है उनको कि ये बहुत ही जरूरी है कोई विषय, तो उस पर कानून राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है सरकार, या किसी राज्य या संपूर्ण भारत के राज्यों पर, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी 250। देखिए 250 जो है यानी जब राष्ट्रीय आपात लगाया था, इमरजेंसी प्रोविजन लागू हो जाते, तो उस समय भी जो है हमारी संसद राज्य सूची के विषय में कानून आती है, यानी ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन के लिए। बाकी 252, देखिए 252 जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण। इसमें होता क्या कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य अपनी सहमति देते हैं कि आज संसद जो है किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो यानी वो सहमति देते हैं, कंसेंट देते हैं, तो उस कंडीशन पर संसद कानून बना सकती है वहाँ पर, ठीक है। और ऐसे कानून जो संसद ने बनाया है इस अनुच्छेद यानी 252 के तहत, और उस कानून में फिर फेरबदल करने, अमेंडमेंट करने की पावर भी संसद के पास ही होती है। फिर वहाँ पर राज्य की जो विधायिका वो उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, ठीक है। और इसी देखिए इस प्रश्न में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित, चलिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन है 253। तो 253 में यहाँ पर जो प्रावधान दिया गया, देखिए 253 क्या कहता है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए, उनको लागू कराने के लिए पूरे भारत में या भारत के किसी राज्य में, उसके लिए भी जो हमारी संसद है वो राज्य की जो है राज्य के विधायी क्षेत्र में यानी वहाँ पर इंटर कर सकती है और उसमें कानून बना सकती है, उनके विषय वस्तु पर कानून बना सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 84। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? यानी यहाँ देखिए एनडीसी के बारे में बात की गई है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो बात की है यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 6 अगस्त 1952 में, यानी 6 अगस्त 1952 में हुई है। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया, किसके द्वारा कहा गया? अशोक चंद्रा के द्वारा। तो बिल्कुल यहाँ पर प्लानिंग कमीशन को, यानी जो प्लानिंग कमीशन है इसको ही, यानी योजना आयोग को ही आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों के बाद। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन यानी छद्म विधायन का सिद्धांत। देखिए कलरेबल मतलब है यहाँ पर भ्रम डालना, यहाँ पर यानी वास्तव में जो चीज़ जैसी है उस चीज़ को वैसा ना होकर जो है कोई और तरीके से उसको दिखाना या प्रदर्शित करना, ये सब कलरेबल में आ जाता है। जैसे हम लोग एक कहानी सुनते हैं रंगे हुए सियार। तो रंगे हुए सियार क्या करते हैं? वो कलर जो है सियार होते हैं जो क्या करते हैं, भेड़ों के बीच में छुप जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी है। तो ये रंगे हुए सियार ऐसे अधिनियम की बात की जा रही है जो कि वास्तव में जैसे होने चाहिए वैसे ना होकर किसी और तरीके से उसको वहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अब आते हैं हम लोग की डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है, इससे संबंधित क्या प्रावधान है और ये जो है इसका क्या महत्व है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात जो है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक वाद है जिसका नाम है वाद का के सी जी नारायण देव वर्सेस उड़ीसा, स्टेट ऑफ उड़ीसा। स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो ये स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस है और ये कब का केस है? ये है 1953 का वाद है, सुप्रीम कोर्ट का ये वाद है। इस केस में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में
जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि इनके जो कि इसका स्कोप क्या है, यानी जो ये डॉक्ट्रिन है इसका स्कोप, सबसे पहले इसका स्कोप बताया, और दूसरी चीज़ इसका परिभाषा यानी इसके मीनिंग यानी इसका अर्थ बताने का प्रयास किया यहाँ पे, यानी इसका मीनिंग बताने का भी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता क्या है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ कहता है कि जो संविधान है उसमें शक्तियाँ जो है केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिकाओं में बांटी गई हैं, और ऐसी विधायिका जो कानून बनाती है वो उनके राज्य क्षेत्र में और उनकी सीमाओं के अंदर लागू होता है। ठीक है, ये चीज़ आती है। बाकी इन जो है कानून बनाने की शक्तियों के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, और वो प्रतिबंध किस आधार पर लगाएंगे, तो वो लगाए गए यानी कि सेप ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी जो सेप ऑफ यहाँ पर हो जाएगा फंडामेंटल राइट, यानी संविधान ने फंडामेंटल यानी हमारे मूल अधिकारों के आकार में एक जो है उनकी विधायन बनाई शक्तियों पे रोड़ा लगाया है, इनको रोकने की कोशिश की है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। अब होता क्या है कि क्वेश्चन ये आता है कि जब कोई राज्य कोई कानून बनाता है, वो कानून बनाता है और उसका संविधान के यानी फंडामेंटल राइट के तहत वहाँ उसे रोका जा रहा है, तो जब किसी तरीके से सामने स्पष्टता वो ऐसा राज्य किसी पर्टिकुलर मैटर पे कानून नहीं बना सकता है, यानी स्पष्टतया वो कानून नहीं बना सकता है, रियलिस्टिक वे में वो कानून नहीं बना सकता है, परंतु वो इनडायरेक्ट तरीके से किसी परोक्ष तरीके से अगर उसी मैटर पे उसी तरीके से उसी चीज़ को लागू करने के लिए कोई कानून बनाता है, तो ऐसा कानून जो है वो कलरेबल लेजिस्लेशन में आ जाता है, और ऐसा कानून जो है न्यायालय द्वारा शून्य करा दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर संविधान में इसको इस यानी कि केसीजी नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में इस चीज़ को बताने का प्रयास किया गया। बाकी देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है छद्म विधायन का जो सिद्धांत है, ये कहता क्या है कि कोई भी परोक्ष विधायन यानी जो इनडायरेक्ट जो लेजिस्लेशन एक्टिविटीज़ हैं वो वॉइड की जाएंगी और वो रोकी जाएंगी, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, संविधान की जो हमारी सीमाएं हैं उनका अतिक्रमण कर रही हैं। यानी अगर देखा जाए कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, मान लीजिए ये लेजिस्लेशन की है और इसके चारों ओर फंडामेंटल की प्रोटेक्शन लगाई गई है, फंडामेंटल राइट्स इनके लिए एक दीवार टाइप की है। अब क्या करते हैं, ये डायरेक्ट वे में अगर उसको नहीं क्रॉस कर सकते तो ये क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर से निकल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ना तो ऊपर से निकल सकते हैं ना उसको तोड़कर निकल सकते हैं। यहाँ रोकने के लिए इसी को कहा जाता है कि अगर आप सीधा नहीं जा सकते तो आप ऊपर और नीचे किसी भी तरीके से इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। यही डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। बाकी इसका सबसे एक महत्वपूर्ण बात देखिए, यहाँ पर एक कलरेबिलिटी के लिए ये भी कहा गया है कि कोई ऐसी थिंग यानी अ थिंग इज कलरेबल विच इज एपियरेंट ओनली नॉट रियलिटी, मतलब कोई यानी कलरेबल का मतलब ये है, यहाँ पर छद्म का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ वास्तव में दिख रही है परंतु वास्तव में वो ऐसी चीज़ है नहीं वहाँ पे, यानी वो चीज़ वहाँ अवेलेबल ना होकर सिर्फ वो वहाँ पर शो कर रही है। और देखिए इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है मैक्सिम भी आती है जिसमें कहा गया है कि यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली what you can not do directly। तो यहाँ ये कहता है कि आप जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते उसे परोक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई करते तो ऐसा कानून जो होगा वो शून्य कर दिया जाएगा न्यायालय द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई है यहाँ पर। ये यानी ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल जो लेजिस्लेशन है वो इसी मैक्सिम पर, इसी बात पर आधारित है। अब देखिए इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वाद है जिसके आधार पर इस डॉक्ट्रिन को लागू किया गया। तो ये केस जो है ये है केस यहाँ पर स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। सो स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह का केस है, और ये केस कब का है, ये है 1952 का केस। यानी ये ऐसा पहला केस था स्टेट ऑफ बिहार का। कई बुकों में लिखा हुआ है कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो आप अपने समझ के अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हैं, कामेश्वर सिंह वर्सेस जो है स्टेट ऑफ बिहार हो जाता है। ये ऐसा पहला केस है जिसके आधार पर कलरेबल लेजिस्लेशन के आधार यानी इस डॉक्ट्रिन के आधार पर किसी विधायन को रिस्ट्रिक्ट किया गया, यानी उसको अवॉइड कर दिया गया वहाँ पर और उसको शून्य घोषित किया गया न्यायालय के द्वारा। अब देखिए इसमें इस केस में हुआ क्या था, यानी यहाँ पर जो स्टेट ऑफ बिहार है इसने क्या किया, इसने जो है जो यहाँ पर एक एक्ट बनाया इन्होंने जिसका नाम था इन्होंने बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट, यानी बिहार का ये एक्ट है। तो ये बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट,
तो इन्होंने बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया जो कि 1950 का अधिनियम था। अब इस अधिनियम में ग्राउंड क्या रखा है, इन्होंने कहा कि जो भी जमींदार है उनकी ज़मीनों को हम अधिग्रहण करेंगे, उनको ज़मीनों को लेगी सरकार, और उसके बदले में जो उनका माल गुजारी के आधार पर उसका आधा हिस्सा उनको क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। यानी ये बात सरकार ने कही यहाँ पे कि उस माल गुजारी के आधार पर उनका आधा, उस माल गुजारी का आधा हिस्सा जो है वो क्षतिपूर्ति के रूप में एज अ कंपनसेशन दिया जाएगा जमींदार को। परंतु वास्तव में इस अधिनियम के अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था, क्षतिपूर्ति देने का कोई भी प्रावधान बनाया ही नहीं गया था। यानी कि कंपनसेशन येट रियलिटी डिड नॉट ले डाउन इन सच एक्ट, यानी इस एक्ट में कोई भी तरह का कंपनसेशन का प्रोविजन डेवलप ही नहीं किया गया था यहाँ पे लेजिस्लेशन के द्वारा। और वो इनडायरेक्ट वे में वहाँ पर जो है, जब आपने कोई कानून नहीं बनाया और आप सिर्फ ऊपर से कह रहे हैं कि हम आपको क्षतिपूर्ति देंगे, क्षतिपूर्ति दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो ये दिखाने का और वास्तविकता में दोनों में अंतर हो जाता है। जब ऐसा कार्य होता है, आप जो चीज़ डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को इनडायरेक्ट वे में यहाँ प्रसारित करें, तो इस आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को शून्य घोषित कर दिया यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर इस आधार पर ये पहला ऐसा केस था, यानी स्टे बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। जब भी अगर ये डॉक्ट्रिन में शॉर्ट नोट्स आता है, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, तो इसमें आप स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह का केस जरूर डालिए। अगर ये केस नहीं डालेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो इस केस को यहाँ पर जरूर डाला जाएगा। यानी न्यायालय ने इस विधि को अविधिमान्य घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि जब ऐसी कोई यानी क्षतिपूर्ति यानी कि प्रतिकर देने का प्रावधान विधि में नहीं है तो आप इनडायरेक्ट वे में कैसे दे सकते हैं। तो ऐसा विधि में प्रावधान बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बनाने ऐसा बनाया ही नहीं, सिर्फ वो ऊपर रूप से यानी दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हम क्षतिपूर्ति देंगे, क्षतिपूर्ति। तो विधि में प्रावधान बनना चाहिए। जैसे अभी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है लैंड रिफॉर्म के साथ में अभी एग्रीकल्चर जो बिल आया है नए किसान के लिए, तो उसमें भी कह रहे हैं कि एमएसपी के लिए हमने प्रावधान डाला है। अब एमएसपी के लिए जो प्रावधान डाला है कि वो सिर्फ ऊपर से कह रहे हैं, अगर वो ऊपर से कह रहे हैं और एमएसपी का कोई भी रिटन प्रावधान नहीं है तो ये कलरेबल लेजिस्लेशन हो जाएगा। अगर प्रावधान है और साथ में कह रहे हैं उस चीज़ को हमने वहाँ पर डाला है, तब ये जो है डायरेक्ट वे में क्लियर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो ये अलग सी बात है, जब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे उस एक्ट पे तब हम लोग बताएंगे इस पर। अभी हम लोग आते हैं कि कलरेबल लेजिस्लेशन की बात, ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। मतलब यहाँ पर यही कहना चाहता है कि कोई ऐसा विधान जो कि हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, उसी चीज़ को यानी प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को लागू नहीं कर सकते, तो उसी विधान को हम अप्रत्यक्ष रूप से भी लागू नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो ऐसा विधान न्यायपालिका द्वारा शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। भाई अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में या इस डॉक्ट्रिन में कहीं भी तरह की कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर दिया करिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।